अच्छा बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका आंसर हमें डेसिमल प्लेसेस में देना था। तो हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ वाला बी और कांस्टेंट जो है वो सी होता है। फॉर्मूले में प्लग इन करके सॉल्व करा। स्क्वायर रूट ऑफ 220 हमारे पास आया 14.83। ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस से सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करते हैं बेटा। तो इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है? -1.07 और 1.4। ठीक है। ये आ गई बच्चों हमारी एक्स की वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, x/4 डिवाइड बाई 2/y। बच्चों हमें पता है कि फ्रैक्शंस में जो है वो डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/y जो है वो बन जाएगा y/2। x इंटू वाई इज एक्स वाई, 4 इंटू टू इज 8। मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। पार्ट टू। बेटा जब भी इस तरह का सवाल आएगा, प्लस माइनस हो रहा होगा 3 क्रॉस रूट। 2x इंटू थ्री इज 6x, 1 इंटू 3 इज 3, फिर x इंटू -7 इज -7x, -5 इंटू -7 इज +35 अपॉन। बेटा हम लोग डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ शो करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x 6x -7x इज -x, और 35 + 3 इज 38, -x + 38 अपॉन x -5। और ये आपका आंसर आ गया। -x + 38 अपॉन x -5 और 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 8। अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन आर आस्क्ड हाउ मेनी बुक्स दे रेड लास्ट मंथ। द टेबल शोज द रिजल्ट्स। 7 बच्चों ने 0 बुक्स पढ़ी, 11 बच्चों ने 1 बुक पढ़ी, 9 बच्चों ने 2, 5 बच्चों ने 3, 6 बच्चों ने 4 और 2 बच्चों ने 5 बुक्स पढ़ी। राइट डाउन द मोड। बेटा मोड क्या था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है तो वैल्यू क्या आ रही है? 1। मोड हो गया 1। फाइंड द मीडियन। 40 चिल्ड्रन है तो मीडियन क्या हो रहा होगा? मीडियन 20s में आ रहा होगा। इवन में क्या होता है? n/2 n + 2/2। तो 20 और 21 वैल्यू की बात हो रही होगी। तो 7, 7 + 7 18, फिर 20th और 21st वैल्यू जो है वो 2 हो रही होगी। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज 2। 20th वैल्यू भी 2 आएगी, 21st वैल्यू भी 2 आएगी। दोनों का एवरेज लेके आंसर निकाल दिया। पार्ट 3 में बोला कैलकुलेट द मीन। मीन क्या होगा बेटा? इसमें ग्रुप डेटा है, ये एक्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, एफ एक्स हम निकाल लेंगे। मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। 0, 11, 18, 15, 24 और 10। समेशन ऑफ एफ 40 होगा, 40 लोग थे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है, कोई बच्चा बता दे। 1.95 यही आ रहा है ना बेटा? 78 डिवाइड बाई 40। ठीक है। वन ऑफ दिस 40 चिल्ड्रन इज चूजन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस चाइल्ड रीड्स 4 और मोर बुक्स। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो बच्चा चिल्ड्रन हम चूज कर रहे हैं वो 4 या उससे ज्यादा बुक्स पढ़ रहा हो। 4 या उससे ज्यादा, तो 4 या उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने हमारे पास? 8 बच्चे हैं, और टोटल बच्चे हैं 40। तो 8/40 को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? 1/5। आगे बढ़ते हैं।
देर आर 10 बुक्स ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ पे 10 बुक्स हैं, 7 आर फिक्शन, 3 आर नॉन फिक्शन. संजय टेक्स अ बुक फ्रॉम द शेल्फ एट रैंडम, looks at it and replaces it. He then takes another book from the shelf at random, looks at it and replaces it. Find the probability that one book is fiction and the other book is non-fiction. अच्छा बेटा, संजय जो है वो बुक लेके वापस रिप्लेस कर रहा है. रिप्लेस करने का मतलब क्या है? उसने बुक ली, पढ़ी और वापस जगह पे रख दी. ठीक है, मतलब थ्रू आउट जो है वो आपके पास 10 ऑप्शन ही होंगे. विदाउट रिप्लेसमेंट में जो है वो ऑप्शन कम होते थे ना, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है तो ऑप्शन कम नहीं हो रहे होंगे. अब आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी, एक बुक फिक्शन की है और एक बुक नॉन फिक्शन की है. अब इसमें दो केसेस बनेंगे. पहली बुक फिक्शन आ जाए, दूसरी बुक नॉन फिक्शन है, या फिर और पहली बुक नॉन फिक्शन है, दूसरी बुक फिक्शन है. अब पहली बुक फिक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/10. और दूसरी बुक नॉन फिक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10. ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. प्लस नॉन फिक्शन आने की 3/10, फिक्शन आने की 7/10. 7 3 21, 10 10 100. 7 3 21, 10 10 100. तो 21 प्लस अपॉन 100 प्लस 21/100 कितना हो जाएगा? 42/100, विच इज 21/50. पार्ट 2. मोना टेक्स 3 ऑफ द 10 बुक्स एट द शेल्फ विदाउट रिप्लेसमेंट. अब बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? जब वो बुक ले रही है तो वापस शेल्फ में नहीं रख रही है, तो आपका डिनोमिनेटर कम होता रहेगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बुक्स शी टेक्स इज फिक्शन. एक बुक जो है वो फिक्शन होनी चाहिए. तो अगर एक बुक फिक्शन होगी बेटा तो बाकी दो जो है वो नॉन फिक्शन होंगी. या फिर पहली नॉन फिक्शन है, दूसरी फिक्शन है, तीसरी नॉन फिक्शन है, या फिर पहली नॉन फिक्शन, दूसरी नॉन फिक्शन और तीसरी फिक्शन. ठीक है, सारे ऑप्शंस बना लिए. पहली भी फिक्शन हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है और तीसरी भी हो सकती है. अब फिक्शन हमारे पास है 7/10, तो 7/10. नॉन फिक्शन है 3, तो 3/9. अब बेटा डिनोमिनेटर कम होता रहेगा, और फिर एक और नॉन फिक्शन आएगी तो 2/8. और का मतलब प्लस, नॉन फिक्शन होगी 3/10, फिक्शन होगी 7/9, नॉन फिक्शन होगी 2/8. 3/10 और फिर फिक्शन आएगी तो 7/8. ये आपके पास तीन ऑप्शन बन गए. अच्छा, तीनों का आंसर सेम ही आ रहे होंगे. मुझे पहले वाले का आंसर बता दें क्या आ रहा है बस. ये आपका आंसर आ गया. अच्छा बच्चों, अगर आप चाहते ना इस सवाल में, तो आप ये करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते थे, क्योंकि तीन ऑप्शन बन रहे. ठीक है, मैंने आपको पूरी वर्किंग करके दिखा दी. अगर उस तरह भी करते ना, इसका आंसर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, क्योंकि फिक्शन बुक 2 भी हो सकती थी और बुक 3 भी हो सकती थी, तो भी आपका आंसर यही आ रहा होता. ठीक है भाई. आगे बढ़ते हैं. द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म. AB is 6, BAC is 55, length of the prism is 20. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 34.4. इस ट्राइंगल का एरिया बताया हुआ है 34.4. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, गिव योर आंसर, गिव द यूनिट्स ऑफ योर आंसर. अच्छा, वॉल्यूम पूछा है. प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बेस एरिया इंटू हाइट.
अब बेस आपके पास ये ट्राइंगल है, उसका एरिया एग्जामिनर ने बताया हुआ 34.4 है, और हाइट कितनी है बच्चों, हाइट यहाँ पे गिवन है 20। तो 34.4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है? 688 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जब वॉल्यूम की बात होती है तो मैंने आप लोगों को बताया था वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 688, और यहाँ पे आप लिख लोगे सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट बी, शो दैट ए सी एस 14 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए सी आपको ये शो करना है। अच्छा बच्चों, आपको इसका एरिया दिया हुआ है 34.4। अगर दो साइड्स और बीच का एंगल हो तो आप एरिया से निकाल सकते हैं। बेटा प्रिज्म में आपकी यही होगी ना हाइट, ये लेंथ होगी, लेंथ बोलते हैं इसे बेसिकली लेंथ। बेस को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा ना। अब हमें शो करना है AC14। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB विच इज 6, मल्टीप्लाई बाय AC जो कि हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय sin 55, तो आंसर आएगा 34.4, हाफ AB sin C। इससे एरिया आता है। अब मुझे एरिया एग्जामिनर ने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं इक्वेट करके AC की वैल्यू निकाल लूंगा। 2 1 जार 2 3 जार। अब 3 और ये sin 55 यहाँ पे AC से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां जाके क्या हो रहे होंगे, डिवाइड। तो AC इज इक्वल टू 34.4 डिवाइडेड बाय 3 sin 55। बेटा आंसर क्या आ रहा है, चेक करें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14.0 ही हो जाएगा बेटा। पार्ट 3, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, 5 मार्क्स। बेटा सरफेस एरिया क्या होता है, जितने शेप्स हैं उन सबका एरिया निकालना पड़ेगा, और सबको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेटा आप लोग मुझे जरा बताएं, सोच के बताइएगा, यहाँ पे आपको कितने शेप्स नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं यहाँ पे? गुड मेहदी, गुड माविया, गुड बात। यहाँ पे हमारे पास 5 शेप्स हैं। एक ट्राइंगल आपके पास ये रहा एक, यही सेम ट्राइंगल आपके पास पीछे है, दो। फिर ये ऊपर आपके पास एक रेक्टेंगल है, तीन। नीचे बेस में एक रेक्टेंगल है ये, चार। और पीछे की तरफ एक ये रेक्टेंगल है, पांच। टोटल आपके पास 5 रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका एरिया आपको पता है 34.4 है, पीछे का वाले का भी 34.4 होगा। ये जो हमारे पास ऊपर वाला रेक्टेंगल है, इसमें ये हमारे पास 20 दिया हुआ है, ये 20 हमारे पास है नहीं। तो बेटा 20 पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 20 हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 14.0, 14 आ गई है, ये 14 है, ये 6 है, 20 का एंगल गिवन है। क्या मैं 20 निकाल सकता हूँ बच्चों, क्या मैं 20 निकाल सकता हूँ? अगर निकाल सकता हूँ तो किस तरह आएगा 20? इस सवाल में 20 किस तरह आ रहा होगा, कोसाइन रूल, वेरी गुड। दो साइड्स और बीच वाला एंगल गिवन है तो कोसाइन रूल लग जाएगा। तो ए स्क्वायर एंगल के सामने जो है वो BC है,
तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर -2 बी सी कॉस एंगल कितना है 55। बेटा इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है एक साथ बता दें। 6 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर -168 कॉस 55। बी सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 135.6। स्क्वायर रूट कर दें भाई। बी सी कितना आ रहा है 11.6। अब बेटा एक आपके पास ट्राइंगल है 34.4। पीछे एक और ट्राइंगल है 34.4। ठीक है। ये ऊपर वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 11.6 इंटू 20। 11.6 इंटू 20 कितना आ रहा है बच्चों। टू थर्टी टू एक एरिया आपके पास आ गया 232। अच्छा बच्चों ये 20 है तो ये सामने भी 20 होगा और ये हमारे पास 6 है। तो ये जो पीछे का रेक्टेंगल है ये हो जाएगा 20 इंटू 6। 20 इंटू 6 इज 120। और फिर ये जो हमारे पास नीचे बेस है ये 20 और ये 14 है। 20 इंटू 14 इज 280। इन पांचों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेटा आंसर क्या आ रहा है फाइनल जरा बता दें। बेटा गलत कैलकुलेशन कर रहे हो आप। शायद बेटा ये गलत कैलकुलेशन है। आंसर डेसिमल में आना चाहिए ना। 0.4 और 0.4 भी है आपका होल नंबर में कैसे आ रहा है। फिर कॉस रूल क्यों लगाया है। बेटा ये दो साइड है और ये बीच का एंगल है ना। दो साइडें गिवन है और बीच का एंगल गिवन है तो सामने वाली साइड आ जाएगी ना कॉस रूल से। एग्जैक्ट 11.65 था। अच्छा
अगर हम इसको 11.65 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 233। आंसर क्या आ रहा है? 701 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में स्क्वायर आ रहा होता है। बेटा कोई मसला, पांचों शेप्स के आपने अलग अलग एरिया निकाल के सबको ऐड कर लिया। पार्ट बी, डायग्राम shows a cuboid with square base, height is 8, volume of cuboid is 98, calculate p क्यू। अच्छा, हमें पी क्यू फाइंड करना है। हमें बोला भाई क्यूबॉइड की स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का मतलब ये और ये साइड सेम होंगी, तो लेंथ इंटू हाइट विच इज 8 इज इक्वल टू 98। एल इंटू एल इज एल स्क्वायर। लेंथ किस तरह आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 98 अपॉन 8। बेटा लेंथ कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 98 अपॉन 8। 3.5, मतलब आपके पास ये बेस भी 3.5 है और ये भी आपके पास 3.5 है। अच्छा, अब आपसे मांगा है पी क्यू। पी क्यू अगर आपसे मांगा है तो ये आपके पास ट्राइंगल बनेगा और ये आपके पास राइट एंगल बनेगा। तो मसला ये आपके पास ये 8 गिवन है, ये भी गिवन नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास ये साइड, ये तीन साइड है, पी क्यू आपसे मांगा है, ये साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन नहीं है, लेकिन ये नीचे वाली बेस में निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे मुझे पता है स्क्वायर है। अगर नीचे स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा होगा। ये भी 3.5 आया, ये भी 3.5 आया, मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ ये। इसको मैं एक सपोज कर लेता हूँ। 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, कितना आ रहा है? 4.94। बेटा ये हमारे पास 4.94 आ गया, ये हमारे पास 8 है, और अब ये पी क्यू हमारे पास हाइपोटेनस है। अब हम पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 4.94 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट कर देंगे। पी क्यू कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 4.94 का स्क्वायर। बेटा कोई मसला, कोई सवाल? 9.41, ये आपका आंसर आ गया। कोई सवाल बच्चों? 3.5। अब्दुल्ला बेटा ये हमारे पास दोनों साइड 3.5 आ गई। अब मुझे पी क्यू फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में ये वाली साइड चाहिए थी, ये डायगोनल साइड। तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल साइड निकाल ली, तो ये मेरे पास 4.94 आ गई। अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
जिसमें ये बेस मैंने 4.94 निकाली है और ये हाइट मेरे पास 8 है। फिर मैंने वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने पी क्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। द डायग्राम shows a circle with center O, diameters triangle OAB is congruent to ODC. Give a reason for each statement you make. बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। आपको बोला हुआ है ओ ए बी और ओ डी सी एग्जैक्टली सेम है, बताएं किस तरह। अच्छा बच्चों, ये आपके पास सेंटर है, तो ये जो चारों साइड है ये क्या होंगी? ये हमारे पास रेडियस होंगी। तो अब मैं बोल सकता हूँ ओ ए बी में और ओ डी सी में ओ ए और ओ डी जो है वो इक्वल है, दोनों रेडियस है। मैं लिखा साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या आ गया? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओ बी और ओ सी भी सेम है, ये भी रेडियस है। रेडियस ऑफ अ, और फिर आप देख सकते हैं ये जो बीच में एंगल आ रहे हैं बच्चों, क्या ये एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे? टू सेम होंगे बेटा ये। वेरी गुड बेटा। ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वर्टिकली ऑपोजिट। बेटा दो साइड और एक एंगल होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड एंगल साइड। तो हेंस बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी सी। ये आपका आंसर आ गया। जी बेटा माविया, हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट ए। आखिरी सवाल 10 का पार्ट बी, 5 मार्क का। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10, ए बी इज 9। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सर्क्यूफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड शेप। ठीक है, आपको बोला हुआ है आपका डायमीटर जो है वो 10 है, मतलब ये जो सारे रेडियस आ रहे होंगे ये 5 आ रहे होंगे, और ए बी जो है ये आपको बताया हुआ है 9 है। आपसे पूछा है बेटा डिफरेंस बताओ सर्क्यूफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में। तो पहले हम लोग सर्क्यूफेरेंस निकाल लेते हैं सर्कल का। बेटा सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, बिल्कुल सही। डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा। सर्क्यूमफेरेंस आ गया हमारे पास 10 पाई। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं शेडेड रीजन का। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये साइड 9 होगी, ये साइड 9 होगी,
ये हमारे पास ये दोनों साइडें निकालनी है। अच्छा, ये हमारे पास आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा सेक्टर में? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एंगल ही गिवन नहीं है, एंगल हमें निकालना पड़ेगा। बेटा तीनों साइडें गिवन है, अगर मुझे तीनों साइडें गिवन है मैं ये एंगल निकाल सकता हूं। वेरी गुड बेटा, मैं कॉस रूल से ये एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तीनों साइड्स गिवन होती है तो एंगल कॉस रूल से आ जाता है। ए क्या होगा एंगल के सामने वाला, विच इज 9। ए जो है वो हो जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -2। एंगल हमें नहीं पता थीटा। बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी आपको एंगल निकालना हो आप एक बात याद रखना कि ये पूरी चीज आपके पास माइनस में, इसको वहां जाके प्लस कर दो, और 9 स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है इसको यहाँ के माइनस कर दो। 2 5 10, 10 5 50, 50 यहाँ पे माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 50 cos थीटा इज इक्वल टू 25 + 25 माइनस, ये 9 स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो 50 cos थीटा इज इक्वल टू -31। cos थीटा इज इक्वल टू -31/50। बेटा मैंने आप लोग को बताया था एंगल निकालते हुए हमेशा इन्वर्स होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -31/50। आंसर क्या आ रहा है? एंगल कितना आ गया बच्चों? 128.3। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये एंगल 128.3 आ गया है, तो हमारे पास ये सेक्टर है ना, तो ये वाला एंगल किस तरह आएगा? ये पूरी लाइन 180 है, 180 में से 128.3 को माइनस कर लेंगे, तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है बच्चों? 180 - 128.3। 51.7। ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। रेडियस 5 है, थीटा 51.7 है। तो 51.7/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और रेडियस था 5। बेटा आंसर बताएं। 51.7 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 10 पाई हो जाएगा। 2 5 10। 51.7 डिवाइड बाय 360 करें मल्टीप्लाई बाय 10 पाई। 4.51। अच्छा बच्चों, ये 4.51 आया, ये भी 4.51 होगा। ए भी बताया हुआ 9 है तो ये भी बी सी भी 9 होगा। सारी साइड आ गई, प्लस कर लेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 4.51 + 4.51 +9 + 9। बेटा पेरीमीटर कितना आ रहा है? 27.02। बेटा मेरी 27.2 नहीं आ रहा है, वर्क दिमाग से नहीं करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। P2 है ना। अब डिफरेंस किस तरह आएगा बेटा? सर्क्यूमफेरेंस में से पेरीमीटर को माइनस कर देंगे। 10 पाई -27.02। बच्चों फाइनल आंसर क्या आ रहा है?
4.396, तो हाँ इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 4.4 लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर आ गया 4.4 सेंटीमीटर। ये देखें, ये आपका 5 मार्क का सवाल कंप्लीट हो चुका है। बच्चों कोई मसला पेपर में, कोई सवाल? 8 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। 2023 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेटा आज जो है मैं सारे P2 जो है वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आज रात या कल रात, आज कल में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।